और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं केरल की, जहां पर बीजेपी नेता के मर्डर केस में आज अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया और 15 लोगों को मौत की सजा सुनाई। पीएफआई के सदस्यों ने 19 दिसंबर 2021 को रंजीत श्रीनिवासन की तलवार से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना। क्या ये पूरा मामला, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। हाथ हथकड़ी से बंधे हैं और पुलिस का सख्त सुरक्षा घेरा है। इन्होंने जुर्म इतना खौफनाक किया है कि कोर्ट ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई है। सफेद शर्ट पहने इन लोगों की करतूत बेहद काली है। ये पीएफआई के वो आतंकी हैं जिन्होंने बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या की थी। अब इन पर दोष सिद्ध हो चुका है और कोर्ट ने इन्हें मृत्युदंड दिया है। मंगलवार का दिन इन आतंकियों के लिए अमंगल साबित हुआ। केरल की मोवेलिकारा अदालत ने पीएफआई के 15 सदस्यों को सजाए मौत दी है। इसके पहले इन्हें कोर्ट ने 20 जनवरी को दोषी ठहराया था, जिसके बाद आज इन्हें सजा दी गई। केरल में 19 दिसंबर 2021 को रंजीत श्रीनिवासन की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अलापुड़ा स्थित घर में श्रीनिवासन का मर्डर किया गया। श्रीनिवासन की पत्नी, मां और बच्चे के सामने हत्या को अंजाम दिया गया। पीएफआई के सदस्यों ने मिलकर उनकी हत्या की थी। इसी मामले की सुनवाई के बाद पीएफआई के 15 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई। बता दें कि रंजीत श्रीनिवासन हत्याकांड में कुल 31 आरोपी हैं। कोर्ट ने पहले 15 आरोपियों पर फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश वी.जी. श्रीदेवी ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने पाया कि 15 आरोपियों में से 1 से 8 तक सीधे तौर पर मामले में संलिप्त थे। पहले 8 अभियुक्त निजाम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, सलाम, अब्दुल, सफारुद्दीन और मनशाद को हत्या का दोषी पाया गया। अदालत ने अभियुक्त संख्या 9 से 12 को भी हत्या का दोषी पाया, क्योंकि वे अपराध में सीधे तौर पर शामिल लोगों के साथ थे और घातक हथियारों से लैस होकर घटना स्थल पर पहुंचे थे। अदालत ने इस अपराध की साजिश रचने वाले बाकी 3 लोग, अभियुक्त संख्या 13 से 15 को भी हत्या का दोषी करार दिया, जिसके बाद उन्हें भी सजाए मौत सुनाई गई। इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना। अदालत ने माना कि रंजीत श्रीनिवासन की हत्या विभत्स तरीके से की गई थी। उनकी मां, नवजात बच्चे और पत्नी के सामने बेहद क्रूर तरीके से हत्या की गई थी। ऐसे में अदालत ने इस केस को दुर्लभतम अपराध की श्रेणी में माना। बता दें कि अल्पुजा बार में प्रैक्टिस करने वाले वकील रंजीत श्रीनिवासन 2021 में अल्पुजा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार भी थे। श्रीनिवासन का पूरा परिवार अदालत के इस फैसले पर खुश है। दिल्ली से अचानक से गायब हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है, से थोड़ी देर पहले वो रांची में नजर आए हैं। हेमंत सोरेन के रांची आते ही सियासी हलचल जो है वो बहुत तेज हो गई। थोड़ी देर में एक बड़ा ऐलान जो है वो यहाँ पर किया जा सकता है। आपको बता दें 30 घंटे के बाद में हेमंत सोरेन अब अपने घर पर हैं। उन्होंने विधायकों की बैठक बुलाई, चर्चा की और उसकी तस्वीरें भी टाइम्स ऑफ भारत ने सबसे पहले आपको दिखाई थी। और माना जा रहा है कि इस बैठक में कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं। कल जिस तरह से ईडी के सामने पेश होना है हेमंत सोरेन को, उसके पहले ये बैठक अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। और पहली बार उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी इस बैठक में मौजूद रही। कुछ देर के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। और देखिए ईडी की कार्रवाई के बीच में हेमंत सोरेन की ओर से एक पोस्ट भी एक यहाँ पर किया गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लिखा बापू के विचार हमें हमेशा से प्रेरणा देते रहेंगे। ये आप वो पोस्ट देख पा रहे हैं जो हेमंत सोरेन की ओर से किया गया है। कह रहे हैं लड़े हैं लड़ेंगे, जीते हैं जीतेंगे। आपको बता दें आज जिस तरह से आज लगभग 30 घंटे के बाद में वो अपने घर के बाहर जब नजर आए, उसके बाद से सियासी हलचल जो है वो नजर आई थी। प्रियांक इस समय ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ में जुड़े। प्रियांक, जैसे हेमंत सोरेन नजर आए रांची में, उसके बाद में बैठक बुलाई, सभी उनके समर्थक विधायकों को बुलाया गया, पत्नी भी इस बैठक में मौजूद थी। क्या हुआ है इस बैठक में, कुछ पता चल पाया है अभी तक?
जी देखिए, इस बैठक के बाद एक और बैठक शेड्यूल की गई है जो कि शाम 7 बजे सीएम आवास पे होगी, जहां पे आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से पिछले 30 घंटों में काफी ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट हुआ कि सीएम अपने घर से गायब हो गए दिल्ली में, उसके बाद ईडी के अधिकारी उन्हें जगह जगह ढूंढते नजर आए। जो इनका जहाज था, जो प्राइवेट एयरलाइन जिसे बुक किया था स्टेट गवर्नमेंट ने, वो दिल्ली के हैंगर पे खड़ा रह गया। इसको देख करके काफी ज्यादा बीजेपी ने छुटकियां ली और कई दफा ऐसे ट्वीट भी किए जिसमें कहा गया कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर नदारत है, गायब है, अगर कोई हमें जानकारी देता है तो आने वाले समय में हम उसे इनाम भी देंगे। लेकिन इन सारी अटकलों के बीच कहीं से हेमंत सोरेन अपने घर पहुंच गए और उनकी गाड़ी, जो प्राइवेट जो कारकेट था, वो यहीं का यहीं खड़ा रहा था। लेकिन हेमंत सोरेन 11,000 का इनाम यहाँ पर घोषित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जो है वो कई घंटों के लिए गायब हो जाते हैं और उसके बाद समस्या यहाँ पर यही है कि अब आगे की जब यहाँ पर बैठक होती है तो उसका हल क्या निकलने वाला है हेमंत सोरेन के लिए, क्योंकि ईडी के सामने पेश उन्हें होना ही है। आगे की क्या अपडेट होगी उससे जुड़ी हुई भी बात आपसे करेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ झारखंड में सियासी हलचल है तो बिहार की सत्ता से हाथ धो बैठे लालू परिवार अब उसके बाद में मुश्किलें भी बढ़ती नजर आती हैं। आपको बता दें, लैंड फॉर जॉब मामले में कल लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई और आज बारी तेजस्वी यादव की लगभग 4 घंटे हो चुके हैं। तेजस्वी यादव से पूछताछ ईडी दफ्तर में जारी है। कल देखिए लालू प्रसाद यादव से 10 घंटों से भी ज्यादा के वक्त तक पूछताछ जो है वो जारी रही थी। दिल्ली और पटना के ईडी अधिकारी अब तेजस्वी यादव से भी पूछताछ कर रहे हैं। लैंड फॉर जॉब केस में ये पूछताछ हो रही है। मीसा भारती कल भी वहां पर बाहर मौजूद थी, आज भी वहां पर हैं। और देखिए, इससे पहले जब तेजस्वी यादव ईडी दफ्तर पहुंचे तो आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा वहां पर किया। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। ईडी दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में वो नजर आए। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। हालांकि आज सुबह ही तेजस्वी यादव ने कहा था कि ईडी दफ्तर का घेराव ना करें, किसी तरह का प्रदर्शन ना करें, लेकिन ये तस्वीर आप देख लीजिए। कल इसी मामले में ईडी अधिकारियों ने लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ की थी, तब भी पार्टी कार्यकर्ता नजर आ रहे थे। मीसा भारती भी वहां पर मौजूद नजर आ रही थी। आज भी ऐसा ही हुआ, आज भी तेजस्वी से पूछताछ जारी है। और ईडी की इस पूछताछ से आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता नाराज हैं। उन्होंने ईडी की इस पूछताछ पर ही सवाल खड़े कर दिए। आरजेडी सांसद मनोज झा जी हमारे साथ हैं। आज पूछताछ हो रही है, कल लालू जी से भी हुई, आज तेजस्वी जी से पूछताछ हो रही है। क्या कहेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है। कौन कर रहा है पूछताछ? ईडी पूछताछ। ईडी नहीं कर रही है, प्लीज ढंग से बोलिए ना। बीजेपी कर रही है डर और भय से। ईडी दफ्तर नहीं है, बीजेपी का दफ्तर है। आईटी नहीं होती है, बीजेपी की आईटी है। सीबीआई नहीं होती है, बीजेपी की पार्टी है। तो ये सारे आनुषंगिक संगठन है। इन आनुषंगिक संगठनों को बीजेपी के भय के लिए कोई एक मॉडल बनाना है, तो ये वो मॉडल है जो चल रहा है। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि कुछ गलत हुआ है तभी तो ईडी पूछताछ कर रही है, तथ्यों के आधार पर। बड़े विद्वान पत्रकार हैं, चैनल भी बड़ा विद्वान है, बहुत ही विद्वान है। अध्ययन कर लीजिएगा, ये केस बंद हो चुका था। बंद केस को तभी खुलवाया जाता है जब पॉलिटिकल बंदी का डर होता है। लंबी पूछताछ हो रही है, लालू जी से भी कल 10 बजे रात तक। इसको पूछताछ नहीं कहते हैं, प्रताड़ना कहते हैं। शब्द बदलिए, आपका भी भाव बदलेगा। बिल्कुल, तो मनोज झा जी हैं जो कह रहे हैं कि प्रताड़ित किया जा रहा है और षड्यंत्र के तहत ये तमाम चीजें हो रही है। क्योंकि चुनाव आ रहा है तो ऐसे में चुनाव से पहले इस तरह की जो पूछताछ है वो आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। कैमरा से मुस्तफा के साथ साकिब कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना। आज पूछताछ के दौरान किस तरह से जमकर हंगामा हुआ ये आपने देखा। एक और आरजेडी के नेता ईडी की पूछताछ पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है जैसी करनी वैसी भरनी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि बिहार के हजारों बच्चों की लालू परिवार ने जमीन छीन ली। देखिए, एक चीज बताइए, 1997 में किसकी सरकार थी? और लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री हुए तो बच्चों की नौकरी खा गए। तो इसका जांच तो होगा ना। जांच, यदि जमीन किसी का लिखवाया, आप लोग मीडिया के साथी हैं, महुआ बाग चले जाइए, आपको जमीन भी दिखाई दे देगा। पटना में ऐसे और पूरे बिहार में हजारों बच्चे हैं जिनका लालू प्रसाद जी के परिवार के लोगों ने जमीन लिखवाने का काम किया। इसलिए जो जमीन लिखवाएगा उसको ईडी तो पूछेगा ही। और साकेत इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। साकेत, कल लालू यादव से पूछताछ, आज तेजस्वी यादव हंगामा, कल भी था आज भी, क्या है अब तस्वीरें, क्या अपडेट?
देखिए यहाँ ईडी ऑफिस के बाहर मेरी मौजूदगी है और सामने देखिए ईडी ऑफिस है और उसके बाहर जो ये कैंपस आप देख रहे हैं, यहाँ पर आरजेडी के नेताओं का जमावड़ा आप देख सकते हैं। मीसा भारती भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा आरजेडी के तमाम जो बड़े नेता हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, तमाम लोग यहाँ पर, कई विधायक, कई पूर्व विधायक यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिख रहे होंगे। मनोज झा हैं, सांसद हैं आरजेडी के, उनके बगल में मीसा भारती को आप देख सकते हैं। तो सुबह से यहाँ पर जो नेताओं का जो जमावड़ा है लगातार जारी है, क्योंकि जब तक तेजस्वी यादव से अंदर पूछताछ हो रही है, ईडी ऑफिस जो यहाँ जहाँ पर ये लोग बैठे हैं इसके जस्ट पीछे ये ईडी ऑफिस है, तो वहाँ पर पूछताछ चल रही है और बाहर ये तमाम नेता मौजूद है और लगभग 5 घंटे की पूछताछ अभी तेजस्वी यादव से हो चुकी है ना। और सबसे बड़ी बात है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो जो कंपनी बनाई थी, एके इन्फो सिस्टम कंपनी जिस नाम से बनी थी, उसी कंपनी के इर्द गिर्द तमाम सवाल तेजस्वी यादव इसी को ही लेकर लगातार जो विपक्ष है निशाना साधता भी रहा है। हालांकि अब पूछताछ की जा रही, देखने वाली बात है क्या होता है। फिलहाल जानकारी के लिए साकेत आपका धन्यवाद। ईडी की कार्रवाई के बीच में रांची में विधायकों के साथ में हेमंत सोरेन ने की बैठक। पहली बार मीटिंग में सोरेन की पत्नी भी रही मौजूद। बैठक के बाद महात्मा गांधी को भी किया नमन। झारखंड में विधायक दल की बैठक, पहली बार विधायक दल की बैठक में शामिल हुई कल्पना सोरेन। नए नेता के चुनाव का हो सकता है ऐलान। सीएम सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से 36 लाख कैश बरामद। छापेमारी के दौरान ईडी ने आपत्तिजनक दस्तावेज भी किए जब्त। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने ठहराया सही। मणिकम ने ईडी को बताया दलाल और सरकार को वॉचमैन। निशिकांत दुबे ने कहा सीएम सोरेन वैसे ही भाग रहे हैं जैसे उनके पिता ने किया था। खुद को वीर कहने वाले ईडी के सामने आखिर क्यों नहीं जाते। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा ईडी सोरेन को ऐसे ढूंढ रही है जैसे वो गली मोहल्ले के चोर हो। वो बीजेपी के साथ चले जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। संजय राउत बोले विपक्षी नेताओं को डरा रही है बीजेपी। 2024 के चुनाव में एनडीए 200 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ जारी। बाहर कार्यकर्ताओं के साथ बैठी मीसा भारती। ईडी की 12 सदस्यीय टीम कर रही है पूछताछ। तेजस्वी यादव से पूछताछ के बीच रोहिणी आचार्य का शायराना ट्वीट लिखा। तेजस्वी की यही रही बोली, बिहार में खेले रोजगार वाली होली। जीतन राम मांझी ने लालू परिवार पर साधा निशाना का। मोदी राज में जनता का पैसा खाइएगा तो हवालात की हवा भी खानी पड़ेगी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा विपक्ष को मान लेना चाहिए कि उन्हें चुनाव भी लड़ना है और एजेंसी से संघर्ष भी करना है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा लालू परिवार ने बिहार के हजारों बच्चों की जमीन ली तो पूछताछ तो होगी। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी का बयान, पूछा शेख शाहजहां ने क्या किया। ईडी सीबीआई को सर्च में कुछ भी मिल जाता है तो फांसी की सजा दे दें। अभिषेक बैनर्जी के बयान पर दिलीप घोष का पलटवार, कहा सख्त कार्रवाई के कारण ही घर छोड़कर भाग रहे नेता। शिकायत है तो कोर्ट जाकर दर्ज करें याचिका। बजट सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक। ऑल पार्टी मीटिंग में 35 पार्टियों के नेता हुए शामिल। प्रहलाद जोशी बोले हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार। बेतिया में होने वाला प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टला। 4 फरवरी को होने वाली थी लोकसभा चुनाव को लेकर रैली। 10 फरवरी को बिहार विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेगी नीतीश सरकार। अवध बिहारी चौधरी नहीं हटे तो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर होगी वोटिंग। तो नीतीश कुमार को देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो यहाँ पर लाया जाएगा, अभी फ्लोर टेस्ट यहाँ पर होगा, उसको यहाँ पर साबित करना होगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि नैना अभी जो कुछ बिहार में सियासत चल रही है उसके अब आगे क्या होना है इसको लेकर सबके मन में सवाल सिर्फ ये है कि नीतीश कुमार बने रहेंगे या अब आगे कोई और पलटी मारेंगे। हालांकि सबको पता है लोकसभा चुनावों का ये वक्त है और इसी वजह से ये सारी स्थिति पैदा हुई है। बिल्कुल, और सियासी हलचल तो लगातार हम दिखा रहे हैं। बात जयपुर की कर लेते हैं। यहाँ पर स्कूल में हिजाब के मामले पर कैसे जमकर हंगामा मचा है। इस केस ने इतना ज्यादा तूल पकड़ लिया कि मामला विधानसभा तक पहुंच गया और अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। गंगापोल स्कूल में जबरदस्ती नमाज करवाने का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद बीजेपी एक्शन में है। जयपुर के गंगापोल के सरकारी स्कूल में हुए हिजाब विवाद के बाद अब बड़ा खुलासा हुआ है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का दावा है कि स्कूल में हर शुक्रवार को नमाज पढ़ाई जाती है। इतना ही नहीं, स्कूल के एक कोने में मस्जिद होने का दावा भी किया जा रहा है।
शुक्रवार को हमारे से सरस्वती माता की पूजा नहीं करवाई जाती, ऐसे करके प्रार्थना करवाई जाती है और बच्चों से नमाज पढ़ाई जाती है, टीचर्स भी नमाज पढ़ती है स्कूल में। और सरस्वती माता की जय नहीं बुलाई जाती? नहीं। आपके यहाँ प्रतिमा भी नहीं लगी सरस्वती माता की? मंदिर हमारे स्कूल में कोई मंदिर ही नहीं है, उसमें सिर्फ एक मस्जिद है, वहाँ पे चद्दर वगैरह चढ़ाई जाती है। दरअसल 26 जनवरी को स्कूल के फंक्शन में बीजेपी विधायक आचार्य बाल मुकुंद वहां पहुंचे थे। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने हिजाब का मुद्दा उठाया, जिसके बाद स्कूल में पढ़ने वाली मुस्लिम लड़कियां भड़क गईं। मुस्लिम लड़कियों ने जमकर बवाल काटा, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें उसी प्रदर्शन की हैं। जयपुर में सोमवार की शाम मुस्लिम छात्राओं का हंगामा दिखा। इस प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक रफीक खान खास तौर से मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में लड़कियों ने खूब प्रोटेस्ट किया। स्कूल के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में बुर्का तंत्र भारी पड़ता दिखा। प्रदर्शन कर रही लड़कियों ने बीजेपी विधायक बाल मुकुंद से माफी की मांग की है। हिजाब के लिए ना सब मना कर रहे हैं कि पहन के मत आना स्कूल के अंदर। बाबा मना कर रहे हैं हमें हिजाब के लिए, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारा वो क्या कहते हैं मजहब में है ना पहनना है। माहौल खराब हो रहा है। किसने मना किया आपको हिजाब पहनने? बाबा ने मना किया है। अच्छा, क्या कहा था? कि है ना हिजाब है ना ये पहन के मत आना, कि है ना नहीं बोला उन्होंने। प्रिंसिपल से ये बात की है कि है ना हिजाब के लिए मना करो, ये क्या शादीशुदा लड़कियां इनके लिए हिजाब मना करो, यहाँ पे कोई नहीं आएगा हिजाब पहन के। मुस्लिम छात्राओं के प्रदर्शन से पहले बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का 2 वीडियो भी वायरल हुआ। इनमें एक वीडियो में विधायक स्कूल में ड्रेस कोड फॉलो नहीं होने का सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरे वीडियो में भारत माता सरस्वती माता के नारे लगा रहे हैं। और जयपुर के स्कूल में बुर्का विवाद पर नवभारत की खबर का असर हुआ है। जयपुर के गंगापुर स्कूल में ड्रेस कोड ही लागू रहेगा। जी आपको बता दें, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान दिया है। राजस्थान के स्कूलों में ड्रेस कोड ही लागू रहने वाला है। सरकार आदेश का पालन कराना जानती है, ये यहाँ के शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। जिस तरह से पूरा विवाद हुआ उसके बाद में ये बयान उनका सामने आया।